हे गाइस, मेरा नाम है राम और आपका स्वागत है एक नई कहानी में। आज की कहानी का नाम है द साइकोपैथ इन माय हाउस। इस कहानी में एक बच्ची है जो अपनी कहानी रिकॉर्ड कर रही है, तो मैं भी ये कहानी आपको उसी के पर्सपेक्टिव से सुनाऊंगा। तो कहानी शुरू करते हैं। मेरे घर में एक साइकोपैथ है। नहीं, वो ज़बरदस्ती नहीं घुसा, वो तो मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोता है। इसमें मेरे भाई की गलती नहीं कि वो ऐसा है। अगर किसी की गलती है तो वो है मेरे पेरेंट्स की। हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई जब मैं 6 साल की थी और मेरा भाई 4 साल का था। मेरी माँ को हम नहीं चाहिए थे और एटलीस्ट पापा ने तो यही बताया था, क्योंकि वो थी कैसी मुझे तो ये भी याद नहीं। पापा ने बताया था कि वो एक अच्छी स्टूडेंट थी, पढ़ने में अच्छी थी, कुछ सपने थे उनके। पर फिर हम पैदा हो गए तो उन्हें हमारा ख्याल रखने के लिए कॉलेज छोड़ना पड़ा। पापा हमें हर रोज़ याद दिलाते हैं कि वो हमें छोड़ गई और इसमें हमारी गलती है, और वो हर रोज़ ये भी याद दिलाते हैं कि हमारे पैदा होने से पहले वो कितने खुश थे। ये तो मैंने अच्छे शब्दों में बताया आपको। जो पापा कहते थे वो शब्द तो कुछ ऐसे थे कि वो स्लट नर्क में जलेगी, कुछ ऐसे ही शब्द थे उनके। पर मैं माँ के बारे में ऐसा नहीं सोचती। अगर मैं भी किसी पापा जैसे आदमी से शादी करूँगी तो मैं भी भाग जाऊँगी। मेरे पापा किसी तरह की दवाई लेते थे, कुछ गोलियाँ, और उसे लेने के बाद वो कुछ दिनों के लिए कहीं गायब हो जाते थे, कहीं चले जाते थे, और घर में रह जाते तो सिर्फ मेरा भाई और मैं जितना हो सकता था अपने भाई का बेहतर तरीके से ख्याल रखती। पापा ज़्यादातर हमारे लिए पैसे भी छोड़ कर नहीं जाते थे, पर मुझे अच्छे से आता था कि ग्रोसरी स्टोर से कैसे सामान चुरा कर अपनी ड्रेस के अंदर छुपाना है। मुझे लगा ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि जब मैं 12 की थी तो एक दिन हमारे बैकयार्ड में एक लिफाफा मिला जिसके अंदर $1000 थे। मुझे लगा शायद ये मम्मी ने भेजे हैं, क्योंकि उन्हें पता चला होगा कि हमारी हालत ख़राब है। मैं ज़्यादातर खाना कहीं ना कहीं से ढूंढ लेती थी, तो मैंने सोचा उस खाने पर पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी उस समय मेरे भाई का 10वां बर्थडे आने वाला था, और सच में ये बड़ी बात थी। तो मैंने एक वैन हायर की, उसके कुछ क्लास के दोस्तों को बुलाया, 7 बच्चे थे वो, और हम सी वर्ल्ड अम्यूज़मेंट पार्क देखने चले गए। हमें वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। मेरा मन नहीं था कि मैं वापस चले जाऊँ, पर मेरा भाई मेरे साथ भागने को तैयार नहीं था और मैं उसे नहीं छोड़ सकती थी। और वैसे भी वो वैन ड्राइवर हम पे नज़र रखे हुए था। उसने कहा कि अगर उसमें से एक भी बच्चा सही सलामत घर नहीं पहुंचा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। हमें भाग जाना चाहिए था, क्योंकि पैसे मम्मी ने नहीं भेजे थे, वो तो हमें भूल चुकी थी। और तब मुझे पता चला कि डैड जो दवाई लेते थे वो ड्रग्स थे, और वो ड्रग्स लेकर उन ड्रग्स को बेचते भी थे। और वो जो पैसे बैकयार्ड में मिले वो उनके पैसे थे जो ड्रग से बेचे हुए थे, वो बस उनसे गलती से वहाँ गिर गए थे। मैंने पापा को बताने की कोशिश की कि ये सब मेरी गलती है, पर पापा ने सुना नहीं, क्योंकि बर्थडे मेरे भाई का था तो सज़ा भी उसे ही मिली। उसके बाद मेरा भाई लगभग 2 साल तक चल नहीं पाया। उसके बाद उसका ख्याल रखने में और ज़्यादा मदद लगने लगी, क्योंकि वो अब व्हील चेयर पर था। कई बार हमारे घर के बिल भी नहीं भरे जाते थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल, या कई बार तो घर का रेंट भी नहीं देते थे पापा। और मुझे ज़्यादातर पैसे ढूंढने के चक्कर में बाहर रहना पड़ता था, कई बार तो कई दिनों तक, क्योंकि कई बार मैं घर में घुसने की कोशिश करती ताकि वहाँ से कुछ चुरा कर बेच सकूँ। मैं अपने भाई को अपने पापा के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो तो उसे बस इग्नोर करके छोड़ दिया करते थे। और अगर मैं अपने भाई को दिन में 2 बार चेक न करूं तो कई बार तो वो अपनी ही सुसु और पॉटी में बैठा हुआ मिलता था। मुझे लगता है वो टॉयलेट जा सकता था अगर वो कोशिश करता, पर इतना सब कुछ होने के बाद उसने चीज़ों के बारे में केयर करना बंद ही कर दिया। उसके बाद मेरे भाई ने टाइम पास करने के लिए एक आदत और डाल ली, और मैं सोचती हूँ काश उसने वो करना कभी सीखा ही ना होता। मैंने देखा कि वो अक्सर छोटे छोटे जानवरों के स्कल को इकट्ठा करता था, उनके जो सर का स्कल होता था उनको। पहले तो मुझे लगा शायद वो प्लास्टिक के हैं, पर जब मैंने उसे वो करते हुए पकड़ा तब मैं समझ गई कि वो असली स्कल थे। एक बार मैंने उसे देखा, उसने 2 लीटर की सोडा की कैन ली और उसे ऊपर से काट दिया ताकि एक ओपनिंग बन सके बहुत बड़ी सी, और उसके बाद उसके अंदर कुछ चिड़िया के दाने डाल दिए। कुछ देर बाद वहाँ पर एक गिलहरी आई और वो उसके अंदर चली गई, और जैसे ही वो उसके अंदर गई उसने ऊपर से रस्सी खींच दी और उसके ऊपर एक भारी सा कार्डबोर्ड गिर गया। वो बोतल बंद हो गई और वो गिलहरी उससे निकलने की कोशिश करती, पर वो निकल नहीं पाती। उसने वो बोतल उठाई, कवर किए हुए, और धीरे से हल्की सी खोल के उसके अंदर कुछ प्लेट डाल दिए और उसे बहुत ज़ोर से हिलाया जब तक कि वो ऐसा न लगे जैसे कि अंदर ब्लेंडर चल रहा हो।
और वो करते वक्त वो गिलहरी अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मैंने उससे वो बॉटल और कार्डबोर्ड छीन लिया, पर वो बार बार ऐसे ही कोई छोटे छोटे ट्रैप बनाने लगा। और वो बस गिलहरियाँ ही नहीं होती, कई बार चूहे, कुछ चिड़िया और एक बार तो एक बहुत बड़ा रकून भी था। वो बस उन्हें मार देता और अपने ही दांतों से वो उनका सर काट देता और उसे एक पानी के बॉल में फेंक देता ताकि उस सर से खून वगैरह साफ हो सके। मैंने उससे गुस्से में चिल्लाकर कहा कि प्लीज़ रुक जाओ, भगवान ने इन एनिमल्स को तुम्हारे टॉर्चर करने के लिए नहीं बनाया। तो उसने कहा कि तो फिर इसमें इतना मज़ा क्यों आ रहा है। और उसके बाद फिर वो छोटे जानवरों तक नहीं रुका। मुझे हमारे घर के सामने जो एक बस स्टॉप था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कार्डबोर्ड दिखाई दिया। उसके अंदर कुछ जेम्स के पैकेट रखे थे, कुछ कॉमिक बुक्स और एक वीडियो गेम भी रखा हुआ था। और उससे एक रस्सी बंधी हुई थी जो सीधा हमारे घर तक जा रही थी, और अगर उसे कोई खींचता तो वो अंदर से बंद हो जाता और उसे आसानी से खींचा जा सकता था हमारे घर की तरफ को। मुझे लगा नहीं था कि वो किसी 6 साल से ऊपर के बच्चों को खींच सकता है। मैंने बस वो कार्डबोर्ड लिया, उसे तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। मैं भागकर उसके पास गई ताकि उसे ये बता सकूं। वो अपने कमरे में अपने बेड पर बैठा था। वो व्हील चेयर से उठ चुका था। उसके हाथ में एक चाकू भी था। मैंने उससे कहा कि तुम ये सब क्या कर रहे थे। तो उसने कहा एक जाल बिछाया था। मैंने कहा अब वो काम नहीं करने वाला। उसने कहा फिक्र मत करो, ये काम करेगा। और तो मैंने गुस्से में कहा कि मैंने उसे तोड़ दिया, तुम किसी बच्चे को नहीं मार सकते। और तब उसने कहा कि वो किसी बच्चे को नहीं मारने वाला, वो जाल मेरे लिए था। और जब मैंने देखा तो उसने रस्सी से बांधकर एक टीवी लटकाया हुआ था ठीक मेरे ऊपर। उसने उस चाकू से वो रस्सी काट दी और वो टीवी सीधा मेरे सर के ऊपर गिरा। मुझे चक्कर आने लगे और मैं वहीं गिर गई। और वो चाकू लेकर जल्दी जल्दी मेरी तरफ बढ़ने लगा, पर मैं किसी तरह से वहाँ से उठी और उसका कमरे का गेट बंद कर दिया। उसके बाद मुझे घर में जाने से डर लग रहा था, तो मैंने चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस को कॉल कर दिया और उन्हें बताया कि हमारे घर में हमारे पापा ड्रग्स बेचते हैं और ड्रग्स लेते भी हैं। मैंने उन्हें अपने भाई के बारे में नहीं बताया कि वो क्या कर रहा था। मैंने सोचा कि अगर वो यहाँ से निकलेगा तो एक नई शुरुआत होगी और वो ये सब करना बंद कर देगा। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम दोनों को अलग अलग फॉस्टर होम में भेज दिया गया। वहाँ से 2 अलग अलग फैमिलीज़ ने हमें अडॉप्ट कर लिया। और 2 साल तक मैंने अपने भाई के बारे में नहीं सुना। और फिर अगली रात मुझे उसके बारे में पता चला। और जिस फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया था वो एशियन कपल थे। वो बहुत प्यारे थे। उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। उन्होंने मुझे किचन टेबल पर बिठाया और मुझसे बात की और कहा कि उनके पास एक गुड न्यूज़ है, वो मेरे भाई को भी अडॉप्ट करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि मेरे भाई को जिन्होंने अडॉप्ट किया था उस फैमिली का किसी वजह से बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने बताया नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, पर वो जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे तो शायद कुछ भयानक ही हुआ होगा। मैं उम्मीद करती हूँ काश वो बदल गया हो। अगर मैं लोगों को बता दूँ कि उसने क्या किया था तो लोग उसे अडॉप्ट करना बंद कर देंगे और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं जब तक दोबारा अपनी आंखों से न देख लूँ तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा। खैर, इसलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर वो नहीं बदला तो एटलीस्ट किसी को तो पता होगा कि क्या हुआ था और शायद फिर वो उसे रोक सके। तो खैर, आज की कहानी बस इतनी सी ही। होप करता हूँ आपको कहानी में मज़ा आया होगा। प्लीज़ अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक करना, इस वीडियो को हेल्प मिलेगी, इस चैनल को हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूँगा आपको एक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, पीस।